गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है, क्या नोटरीकृत वसीयत अदालत में मान्य होगी? क्या नोटरीकृत वसीयत कोर्ट में मान्य होगी? मेरे कई व्यूवर्स ने इस पर सवाल पूछा है और मेरे कई व्यूवर्स ने इस पे जानकारी भी चाहिए। हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो क्या भारत में नोटरी मान्य होगी, एक वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है। लेकिन फिर भी मेरे कई व्यूवर्स ने इस पे सवाल किया है वसीयत के बारे में स्पेशली, कि क्या नोटरीकृत वसीयत अदालत में मान्य होगी। तो सर, इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशली एक इसके लिए जवाब ढूंढ के लाया हूं, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बद्रीलाल बनाम सुरेश 28 अक्टूबर 2021 में फैसला दिया गया है। इसमें एक नोटरीकृत वसीयत सरोज सोनी वकील साहब के द्वारा तैयार की गई थी और उनके द्वारा कोर्ट में रजिस्टर भी पेश किया गया था और उसको प्रमाणित करने के संबंध में गवाही भी दी गई थी PW6 के तौर पर। और ये जो नोटरीकृत वसीयत है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्य की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस जो फैसला है, इस निर्णय के पैरा क्रमांक 9 में इसके बारे में बताया है, नोटरीकृत वसीयत के बारे में भी। हालांकि ये जो फैसला था ये विशेष तौर से धारा 70 पे आधारित था, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की, जिसमें बताया गया था कि वसीयत को कैसे कानूनी रूप से रद्द किया जाए। यदि वसीयत को कानूनी रूप से रद्द नहीं किया गया तो वसीयत मान्य रहती है। इस वाले प्रकरण में, बद्रीलाल बनाम सुरेश के प्रकरण में, वसीयतकर्ता के द्वारा 6 मई 2009 को वसीयत की गई थी और वसीयत करने के बाद उस वसीयत को एक समझौते के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उस समझौते में वसीयतकर्ता को मुख्य पक्षकार नहीं बनाया गया था। सिर्फ जो वसीयत गृहीतागण है उसमें से 2 वसीयत गृहीतागण राम कन्या बाई और सुरेश ने आपस में एक समझौता किया था। आज का मेन टाइटल है और जो मेन सब्जेक्ट है वसीयत के संबंध में, नोटरीकृत वसीयत के, तो उसको कोर्ट में किस प्रकार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी गई है उसके बारे में मैं आपको आगे की जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दूंगा। पूरा जजमेंट मैंने अपलोड करके रखा है और आज के इस वीडियो में हम धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59, 70 और 65 के बारे में भी कुछ चर्चाएं करेंगे और धारा 2H के बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के उस पैरा को पढ़कर बताऊंगा जिसमें नोटरीकृत वसीयत के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद फिर मैं इन धाराओं को, जो धारा 59 है, 63 है, 70 और 65 है और धारा 2H है, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूंगा, क्योंकि ये भी हमारे वीडियो से और हमारे टाइटल से ही संबंधित है। तो आइए सर, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, आगे की जानकारी मैं आपको वहां प्रदान करता हूं। कई व्यूअर्स के मन में और कई लोगों के मन में ये सवाल अक्सर उठता है कि नोटरीकृत वसीयत क्या अदालत में मान्य होगी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सर नोटरीकृत वसीयत को मान्यता दी है, जिसका मैं लेटेस्ट जजमेंट, एक लैंडमार्क जजमेंट आपके लिए लेकर आया हूं। इससे आपकी शंका और आपके सवाल का पूरा पूरा जवाब मिल जाएगा। आपकी शंका भी दूर हो जाएगी कि जब किसी वसीयत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्यता दे दी गई तो इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं बचता है कि क्या वसीयत कोर्ट में मान्य होगी। कोर्ट में नोटरीकृत वसीयत मान्य होगी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बद्रीलाल बनाम सुरेश 2021 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है, जिसमें नोटरीकृत वसीयत को मान्यता दी गई थी और जो बाद में समझौता किया गया था और समझौते के आधार पर वसीयत को निरस्त करने का उल्लेख किया गया था, उस समझौते को भी नहीं माना गया। उसके बारे में भी मैं आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान कर दूंगा। पहले जो हमारा मेन विषय है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आइए सर, हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पैरा क्रमांक 9 देखते हैं, जिसमें नोटरीकृत वसीयत के बारे में बताया गया। आइए सर, जैसा कि सर आप देख रहे हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बद्रीलाल बनाम सुरेश 28 अक्टूबर 2023 का ये फैसला है। इसके बारे में मैं आपको जो संक्षिप्त जानकारी आगे दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारा वीडियो का मुख्य सब्जेक्ट है नोटरीकृत वसीयत के बारे में, उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान कर देता हूं। इस जजमेंट का पैरा क्रमांक 9, जो इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें बताया गया है कि नोटरी वकील साहब सरोज सोनी, जो वकील साहब से PW6 और एक और गवाह PW4 भी था, वसीयत इसमें नोटरीकृत थी। उन्होंने उनके रजिस्टर में प्रविष्टि की थी और उस रजिस्टर के आधार पर प्रमाणित होने की गवाही भी कोर्ट में दी थी।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें क्या बताया गया है पैरा क्रमांक 9 में, इसको मैं वर्ड टू वर्ड सर आपको पढ़कर बताता हूं, जिससे सारी स्थिति आपको समझ में आ जाएगी और उसको आसान शब्दों में समझा भी दूंगा। आइए सर हम उसको देखते हैं। धारा 9 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है, हमने परिस्थितियों पर सावधानी पूर्वक विचार किया है। 6 मई 2009 की वसीयत के प्रमाण पर विद्वान ट्रायल जज द्वारा एक विशिष्ट मुद्दा तैयार किया गया था। मतलब सबसे पहला जो ट्रायल जज थे उन्होंने उस पर पूरा मुद्दा तैयार किया था। विद्वान ट्रायल जज ने PW4 ईश्वरलाल और PW6 सरोज सोनी के साक्ष्य पर विचार किया, जो वसीयत के गवाह थे। PW6 सरोज सोनी जो एक नोटरी थे। सर ये आप ध्यान से सुनना, जो हमारे टाइटल से भी संबंधित है और आपके तमाम सवालों का जवाब इसमें दिया गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आप ध्यान से सुनिएगा सर इस बात को। PW6 सरोज सोनी जो एक नोटरी थी ने भी अपने रजिस्टर में वसीयत की प्रविष्टि के बारे में गवाही दी थी। मतलब नोटरी वकील साहब ने उसको प्रमाणित किया था, उनके रजिस्टर में दस्तखत लिए थे और विधि अनुसार नोटरी का सत्यापन किया था, वसीयत का सत्यापन किया था और गवाही भी कोर्ट में दी थी। तो इस गवाही को भारत मुकदमा चलते चलते सर ये 4 अदालतों में से होता हुआ भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस नोटरीकृत वसीयत को मान्यता प्रदान की और इसके बारे में क्या निष्कर्ष दिया वो भी मैं सर आपको अभी आगे बताता हूँ। इसमें आगे और पढ़ के समझा देता हूँ सर, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। वसीयत के जो 2 गवाह थे उसमें PW6 सरोज सोनी जो एक नोटरी थी ने भी अपने रजिस्टर में वसीयत की प्रविष्टि के बारे में गवाही दी थी। यहां तक कि जिला न्यायालय ने भी अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पर निर्णय लेते समय सत्यापन करने वाले गवाहों के साक्ष्य पर विचार किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मांगीलाल द्वारा वसीयत विधिवत निष्पादित की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा आरोपित निर्णय में इस निष्कर्ष की विशेष रूप से पुष्टि की गई, इसलिए 3 न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं माना। अब इसमें जो निष्कर्ष दिया गया है सर लास्ट में मैं आपको वो भी बता देता हूं। इसमें सर ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो अंतिम निष्कर्ष दिया गया, इसलिए हम स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता बद्रीलाल के पक्ष में राम कन्या द्वारा निष्पादित दिनांक 21 फरवरी 2011 का विक्रय विलेख केवल उस भूमि की सीमा तक वैध होगा जो मांगीलाल द्वारा निष्पादित दिनांक 6 मई 2009 की वसीयत के तहत राम कन्या को दी गई थी। मतलब वसीयत को इसमें वैध माना और विक्रय विलेख को उसकी सीमा तक बताया गया है कि वहीं तक वो विक्रय पत्र माना जाएगा, वसीयत को उसमें निरस्त नहीं माना जाएगा समझौते के आधार पर। उपरोक्त संशोधन के अधीन जिला न्यायालय द्वारा नियमित सिविल अपील संख्या 8A16 6 सितंबर 2018 को पारित डिग्री की पुष्टि की जाती है। पक्षकारों के लिए दिनांक 6 मई 2009 की वसीयत के अनुसार उन्हें आवंटित भूमि के विभाजन के लिए मुकदमा दायर करना खुला होगा। मतलब वो विभाजन के लिए, बंटवारे के लिए दावा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर ये चीज स्पष्ट है इस फैसले में कि नोटरीकृत वसीयत पे जो डिसीजन दिया गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला है, एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो 52 मिनट का मेरे चैनल पर अपलोड किया है, क्योंकि ये जो डिसीजन दिया गया था ये विशेष तौर से धारा 70 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को फोकस करते हुए दिया गया था। क्योंकि ये जो वसीयत की गई थी 6 मई 2009 को, इसको निरस्त करने के लिए बाद में एक समझौता लिखा गया था वसीयत गिरता गण के द्वारा। उसमें वसीयत कर्ता को मुख्य पक्षकार नहीं बनाया गया था। ये वसीयत 3 पृष्ठों में लिखी गई थी। प्रथम के 2 पृष्ठ पे जो वसीयत गिरता है राम कन्या और सुरेश इन्होंने दस्तखत किए थे और तीसरे पन्ने पर बाईं तरफ हाशिए पर अंगूठे का निशान वसीयत कर्ता का सिर पर लगवाया गया था। उस समय वसीयत कर्ता जीवित था, लेकिन उसको मुख्य पक्षकार के रूप में नहीं, मुख्य पक्षकार इसमें नहीं बनाया गया था। और वसीयत के पैरा क्रमांक 8 में यह भी लिखा गया था, समझौते के पैरा क्रमांक 8 में यह भी लिखा गया था कि जो पूर्व में वसीयत की गई है उसे निरस्त किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें यह डिसीजन दिया गया कि धारा 70 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत वसीयत को निरस्त नहीं किया गया था। वो जो समझौता विलेख है वो धारा 70 के प्रावधानों के तहत नहीं बनाया गया था। वसीयत को जिस प्रकार से निरस्त किया जाता है उसके प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए वसीयत को निरस्त नहीं माना गया और उसी के आधार पर लास्ट में उसको मानते हुए, नोटरीकृत वसीयत को मानते हुए डिसीजन दिया गया। इसके सर संक्षिप्त में थोड़े से आप फैक्ट भी बता देता हूँ कि जो मांगीलाल जी थे उनकी एकमात्र पुत्री थी रामकन्या
और उनके जो सगे भाई थे भुवन, उनके 3 बच्चे थे, सुरेश, प्रकाश और दीपक। मांगीलाल जी की एक पुत्री होने के डिसीजन के जो मुख्य तथ्य हैं आपको बता देता हूं ताकि आपको सारा फैसला समझ में आ जाएगा। इसमें जो मांगीलाल जी थे उनकी एकमात्र पुत्री रामकन्या बाई थी और उनके सगे भाई भुवन जो थे उनके 3 बेटे थे, सुरेश, प्रकाश और दीपक। मांगीलाल जी के द्वारा एक वसीयत 6 मई 2009 को तैयार की गई थी जिसमें उन्होंने उनकी कुल भूमि 6 बीघा 10 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि उनकी पुत्री रामकन्या बाई को दी थी। ये मामला सर ग्राम जालौद और जिला रतलाम मध्य प्रदेश का है। और बाकी के उनके जो 3 भतीजे थे उन तीनों भतीजों को एक एक बीघा जमीन उनके द्वारा दी गई थी। वसीयत करने के 20 दिन बाद वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वसीयत करने के 6 दिन बाद ही वसीयत गिरीतागण जो थे रामकन्या बाई और सुरेश, इन्होंने एक समझौता तैयार किया जिसमें 5 बीघा जमीन का मालिक तो रामकन्या बाई को बताया गया और 2 बीघा 3 बिस्वा का मालिक सुरेश को बताया गया। इसमें जो 2 भाई थे उनको भी शामिल नहीं किया गया था जिनको एक एक बीघा जमीन दी गई थी, और मांगीलाल जी को भी मुख्य पक्षकार के रूप में नहीं बताया गया था, सिर्फ उनका एक अंगूठा लगा लिया गया था। बस ये 3 पेचों में तैयार की गई थी। 2 फर्स्ट के पेचों पे रामकन्या और सुरेश के दस्तखत थे और तीसरे पे अंगूठे का निशान था। मतलब इससे वसीयत जो समझौता तैयार किया गया था वसीयत को निरस्त करने के लिए, इससे ये स्पष्ट मालूम पड़ता था कि मांगीलाल जी को मुख्य पक्षकार इसमें नहीं बनाया गया था, क्योंकि धारा 70 में प्रावधान बताए गए हैं कि वसीयत को कानूनी रूप से रद्द उसी प्रकार से किया जाएगा जो कानून में दिया गया है। अब इस वसीयत को जो रद्द करने की जो कोशिश की गई थी समझौते के द्वारा, उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्य नहीं किया गया। अच्छा, ये सर जो वसीयत में जो 3 बीघा जमीन रामकन्या बाई को दी थी और बाद में समझौते के द्वारा उसको 5 बीघा का मालिक मान लिया गया था। तो उस रामकन्या बाई के द्वारा उस 5 बीघा जमीन को एक थर्ड पार्टी बद्रीलाल को विक्रय कर दिया गया था। बद्रीलाल के द्वारा उस जमीन को जो उसने खरीदी थी उसको लेकर कब्जे की कोशिश की या उसमें मालकाना हक जताने की कोशिश की, तो सुरेश ने ट्रायल कोर्ट में दावा पेश किया था कि बद्रीलाल को कोई हक नहीं है कि उसकी जमीन पर कब्जा प्राप्त करे या हस्तक्षेप करे। 2 बीघा 3 बिस्वा का वो मालिक है। लेकिन उस समय रजिस्ट्री नहीं हुई थी जब सुरेश ने दावा पेश किया था। दावा चलने के दौरान ही रामकन्या बाई ने बद्रीलाल को 5 बीघा जमीन की रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन करवा दिया। तब सुरेश ने दावे में एक और प्रार्थना की संशोधन करके कि ये जो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन किया गया है वो उसके कब्जे वाली भूमि के स्वत्व के मुकाबले में शून्य है। इस प्रकार से ये जो दावा आगे चलते चलते भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समझौते के आधार पर जो वसीयत को निरस्त किया जाना लिखा था उसको मान्य नहीं किया और जो वसीयत है उसको मान्य किया, और ये भी उसमें डिसीजन दिया कि बंटवारा करने के सब अधिकारी होंगे। तो इसमें सर जो हमारा मुख्य टाइटल है कि क्या नोटरीकृत वसीयत अदालत में मान्य होगी, ये ऑल इंडिया के मेरे नोटरी एडवोकेट्स उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण जजमेंट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, जिसके संबंध में एक लैंडमार्क जजमेंट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें उन्होंने धारा 70 पर प्रकाश डाला है। अब हालांकि सर मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि वसीयत चाहे नोटरीकृत हो या हस्तलिखित हो, होलोग्राफिक हो या पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड वसीयत हो, चारों में से कोई भी वसीयत हो सर, यदि उसको विधि अनुसार निष्पादित किया गया है और अगर उस वसीयत को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है और कोर्ट में जज साहब के सामने मुकदमा जाता है तो वहां उस वसीयत को 2 गवाहों से साबित करना आवश्यक है सर। ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 में बताया गया है कि वसीयतकर्ता उन 2 गवाहों के सामने वसीयत पर दस्तखत करेगा और वो 2 गवाह वसीयतकर्ता के दस्तखत करने की भी तस्दीक करेंगे और उसकी अंतिम इच्छा जो उसमें लिखी गई है उसको भी कोर्ट में जज साहब के समक्ष प्रमाणित करेंगे। ये सर नेसेसरी प्रावधान है जो इस नोटरीकृत वसीयत में बताया गया था, गवाहों से इसको प्रमाणित किया गया था, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको माना गया। इसके ठीक विपरीत अगर हम देखते हैं तो एक धनीराम विरुद्ध शिव सिंह का 2023 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, एक ऐतिहासिक फैसला है जिसपे मैंने मेरे चैनल पर वीडियो भी अपलोड किया है, वो इसके ठीक विपरीत है सर। क्यों? क्योंकि बद्रीलाल वाले जो प्रकरण में तो नोटरीकृत वसीयत को मान्य कर लिया गया, लेकिन ये धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023 के मुकदमे में पंजीकृत वसीयत को निरस्त माना गया सर। लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें बिल्कुल विपरीत निर्णय इसमें दिया गया था। मतलब जो रजिस्टर्ड वसीयत है जिसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड किया जाता है,
और जिसके बारे में माना जाता है कि यदि आपने वसीयत का पंजीकरण करवा लिया तो उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस धारणा को भी खंडित करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस पंजीकृत वसीयत को निरस्त कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें धारा 63 के प्रावधानों के तहत उसको विधि अनुसार प्रमाणित नहीं करवाया गया था। तो एक बात निकल के सर सामने ये आती है कि वसीयत चाहे कोई सी भी प्रकार की हो, उसको यदि अदालत में चुनौती दी जाती है तो उसे आपको विधि अनुसार प्रमाणित करना आवश्यक है। विधि अनुसार क्या है सर प्रमाणित करना? ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में बताया गया है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 में बताया गया है वसीयतकर्ता की योग्यता के बारे में कि वसीयतकर्ता स्वस्थ चित्त मस्तिष्क का होना चाहिए और 18 वर्ष की उसकी उम्र होना चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर जो भी हो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। स्वस्थ चित्त मस्तिष्क से आशय यह है कि वसीयतकर्ता को ये पूरा समझ में आए कि वो वसीयत जो लिख रहा है उसके परिणाम क्या होंगे, उसके मरने के बाद किस प्रकार से उसकी संपत्ति को वितरित किया जाएगा। यदि वसीयतकर्ता को बेहोशी की हालत में, बीमार है, पागल है या मरणासन हालत में है, मतलब वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वसीयत में क्या लिखा जा रहा है और उसके मरने के बाद इसका क्या प्रभाव होगा, तो ऐसी वसीयत सर विधि अनुसार नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 में बताया गया है कि वसीयतकर्ता में वसीयत में 2 स्वतंत्र गवाहों का होना आवश्यक है। वसीयतकर्ता उन गवाहों के सामने दस्तखत करेगा और जो 2 गवाह हैं वो भी वसीयत पर दस्तखत करेंगे और इनके द्वारा अदालत में प्रमाणित किया जाएगा। इसमें सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 68 है, जो वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है, उसमें धारा 67 में भी बताया गया है कि ऐसा दस्तावेज जो निष्पादन करने के बाद गवाहों से सत्यापित किए जाने के बाद ही मान्य किया जाएगा, तो उसको गवाहों से जब तक सत्यापित नहीं किया जाएगा वो अदालत में मान्य नहीं किया जाएगा। विल भी एक ऐसा ही दस्तावेज है। इसी धारा में आगे बताया गया है कि विल को छोड़कर ऐसे दस्तावेज जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड किए जाते हैं उनको गवाहों से सत्यापित करना आवश्यक नहीं है जब तक निष्पादन करता उसको डिनाई ना कर दे। उदाहरण के तौर पर रजिस्टर विक्रय विलेख को हम ले लेते हैं कि यदि विक्रेता ही रजिस्ट्री को चुनौती दे देता है तो फिर गवाहों से उसको तस्दीक कराना आवश्यक है, वरना रजिस्ट्री जो है कि कोर्ट में साक्ष्य में मान्य की जाएगी। इसी प्रकार से विल जो है वो ऐसे ही साक्ष्य में मान्य नहीं की जाएगी, भले ही वो रजिस्टर्ड हो। क्यों? क्योंकि ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसमें स्पष्ट प्रावधान बताए गए कि विल को छोड़कर अन्य दस्तावेज। तो इससे सर एक बात साबित होती है कि ये इसमें कानूनी प्रावधानों का पालन करना ही मुख्य आधार है केस को जीतने का। और केस को जीतने के अलावा वसीयत को सही तरीके से लिखने का मुख्य आधार यही है। वसीयत चाहे कोई सी भी हो सर, नोटरीकृत हो चाहे पंजीकृत हो, क्योंकि पंजीकृत वसीयत को अब निरस्त कर दिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो एक आम व्यक्ति की जो धारणा थी कि भाई आपने पंजीकृत अगर आपने करा लिया तो आपका तो संपत्ति आप ही की हो गई, आप तो केस जीत ही गए, तो ऐसा नहीं है सर। धनीराम का जो ऐतिहासिक फैसला है इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्टर्ड विल को भी निरस्त कर दिया। धनीराम का जो प्रकरण था सर उसमें उसकी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि धनीराम जो नाम का व्यक्ति था, तो इसमें सर एक लीला देवी नामक एक महिला थी, उनके पति सोहनलाल थे। सोहनलाल की मृत्यु हो गई। अब उनकी जो संपत्ति थी वो उनकी पत्नी के द्वारा उनके भाई के बच्चे को रजिस्टर्ड वसीयत करके दे दी गई। सोहनलाल जी के भाई के लड़के शिव सिंह जीवित थे, उनको कोई हिस्सा नहीं मिला। उन्होंने इस वसीयत को अदालत में चुनौती दी। जो ट्रायल कोर्ट थी, जो जज साहब थे, उन्होंने पूरी बारीकी से विचार किया, गवाह सबूतों को देखा और उसके बाद जो भतीजा शिव सिंह है उसके हक में फैसला दिया। इसके विरुद्ध वसीयत गिरीता धनीराम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहां से वसीयत को मान्य कर दिया गया और शिव सिंह के विरुद्ध फैसला दिया गया। वहां से मुकदमा भारत के हाई कोर्ट न्यायालय में गया, उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के द्वारा भी ट्रायल कोर्ट के जजमेंट की पुष्टि की गई और शिव सिंह का हक में फैसला दिया गया और वसीयत को मान्य किया गया। उसके बाद धनीराम के द्वारा विशेष अनुमति से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी गई। वहां से भी पंजीकृत वसीयत को निरस्त कर दिया गया और शिव सिंह को जो है कि वैध उत्तराधिकारी माना और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी माना कि जो सोहन सिंह है उनको ये माना जाएगा कि वो निर्वसती मरे हैं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में दिए गए प्रावधानों के तहत उनका जो भतीजा है शिव सिंह वो उनकी संपत्ति को लेने का हकदार होगा। अब इस मामले में तो सर वसीयत रजिस्टर्ड थी, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको भी निरस्त कर दिया गया
और उसी प्रकार से जो बद्रीलाल जी का जो मामला है, जो 2021 का बद्रीलाल विरुद्ध शिव सिंह 2021 का, उसमें नोटरीकृत वसीयत को मान्य कर लिया गया। तो इनमें दोनों में से सर एक बात हमें समझ में ये आती है, एक बात हमारे विचार में आती है, एक बात जो हमें सीखने को मिलती है कि वसीयत चाहे कोई सी भी हो, लेकिन उसको विधि अनुसार अगर निष्पादित किया गया है तो अदालत में मान्य की जाएगी। यदि अदालत में मुकदमेबाजी होती है दोनों पक्षों के बीच में, तो उसकी वसीयत की बारीकी से गुण दोषों के आधार पर जांच की जाएगी। यदि उसमें कोई मुकदमेबाजी नहीं होती है, तो वो आपसी सहमति से सर सब लोग बैठ कर कर लेते हैं, परिवार के लोग, तो वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। अब सर मैंने आपको धारा 63 के बारे में और 59 के बारे में भी बता दिया। अब धारा 2H जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की है, जिसमें वसीयत की परिभाषा दी गई है। क्योंकि हमारा वसीयत से संबंधित विषय है, तो मैं वसीयत की परिभाषा भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि वसीयत एक अंतिम इच्छा पत्र होता है। वसीयतकर्ता उसकी स्वस्थ अवस्था में यह घोषणा करता है कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके वारिसों में किस प्रकार से वितरित की जाएगी, किस प्रकार से बांटी जाएगी। और वसीयत प्रभाव में वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद आती है। तो इस प्रकार से जो कानूनी घोषणा की जाती है, जो लेख लिखा जाता है, उसको वसीयत कहते हैं। इसको अंतिम इच्छा पत्र भी कहते हैं। युद्ध के मैदान के दौरान मौखिक वसीयत भी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि सर अब युद्ध के मैदान में तोप, गोले, बंदूकें चल रही हैं। अब वो व्यक्ति कहां से वहां से आएगा और जो है कि आके एक रजिस्टर वसीयत कराएगा या नोटरी वकील साहब से मिलेगा या घर पे बैठ के हस्तलिखित वसीयत करेगा, कहां से करेगा सर? वो तो युद्ध के मैदान में तो जान जान के लाले पड़े हुए होते हैं कि वो व्यक्ति घर पे सही सलामत आ गया तो आ गया, या नहीं आया तो नहीं आया। तो ऐसी दशा में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में धारा 65 और 66 में ये विशेष प्रावधान दिए गए ऐसे लोगों के लिए जो युद्ध में और आपातकाल में लगे हुए हैं, तो वो मौखिक रूप से भी वसीयत कर सकते हैं। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे भी आपको समझाते देता हूं कि युद्ध के मैदान में एक सुरेश नाम का व्यक्ति लगा हुआ था। लड़ाई चल रही थी मैदान में और डटे हुई थी फौजें। अब ऐसी दशा में उसने अपने 2 सैनिकों से यह कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरी पत्नी को दे दी जा। अब यदि युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, वो घर वापस लौट कर नहीं आ पाता है, तो ये मौखिक वसीयत कानूनी तौर पर मान्य होगी। ये धारा 66 में बताया गया है और इसी प्रकार से धारा 65 में भी बताया गया है। यदि वो युद्ध के मैदान से सुरेश वापस सही सलामत घर आ जाता है, तो ऐसी दशा में उसको फिर सामान्य वसीयत करना होगी। यदि वो मौखिक वसीयत को आगे मान्य करता है तो मान्य होगी, वरना उसको सामान्य वसीयत करना होगी। क्यों? क्योंकि अब वो उस विशेष कंडीशन से बाहर आ चुका है जो उसको अधिकार कानून के तहत दिए गए थे। धारा 65 में बताया गया वो विशेष अधिकार सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक जो युद्ध में लगे हुए हैं या युद्ध से संबंधित अभियान में लगे हुए हैं, आपातकाल में लगे हुए हैं, तो उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो मौखिक भी वसीयत कर सकते हैं या लिखित भी कर सकते हैं। वो इस प्रावधान को लचीला बनाया गया है सर उन हालातों के हिसाब से। अब इसी में धारा 65 में एक उदाहरण थोड़ा डिफरेंट भी दिया गया है कि एक व्यक्ति जो समुद्र तट पर रहता है और जहाज पर जाता भी आता भी है, लेकिन रहता समुद्र तट पर है, तो उसको विशेष अधिकार वाली विल करने का अधिकार प्राप्त नहीं माना गया। और जो लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं, मतलब आ ही नहीं सकते हैं, सामान्य जीवन जी नहीं सकते हैं, वहां लगे हुए हैं, तो उनको अधिकार दिया गया है। धारा 65 में बताया गया, धारा 66 में उसके बनाने की रीति बताई गई है, और धारा 70 में वसीयत को कैसे कानूनी रूप से रद्द किया जाए इसके बारे में बताया गया है। धारा 70 में सर वसीयत को रद्द करने के एक तो विवाह के द्वारा भी रद्द हो सकती है वसीयत, दूसरा वसीयतकर्ता एक नई वसीयत बनाए और उसमें पुरानी वसीयत को रद्द करने का स्पष्ट उल्लेख करे, इस प्रकार से भी हो सकती है। जलाकर, फाड़ कर, नष्ट करके भी हो सकती है। वसीयतकर्ता स्वयं फाड़ के जलाकर नष्ट कर दे या उसके निर्देश में कोई अन्य व्यक्ति उसको जलाकर, फाड़ कर नष्ट करके उस वसीयत को नष्ट कर दे। लेकिन सर इसमें एक ध्यान रखने की बात यह है कि यदि आपने वसीयत को जलाकर, फाड़ कर नष्ट कर दिया और आपके हस्तलिखित वसीयत है, तो उसका रिकॉर्ड कहीं भी मौजूद नहीं है। जो ओरिजिनल वसीयत थी आपने फाड़ कर नष्ट कर दी तो ठीक है, वसीयत नष्ट हो गई। लेकिन यदि आपने उसको रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड करा लिया और उसकी कॉपी को घर में आपने फाड़ दिया, लेकिन वो रिकॉर्ड तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में रहेगा सर। यदि उस वसीयत को लेकर बाद में कोई विवाद पैदा होता है संपत्ति को लेकर आपकी, उसकी प्रमाणित कॉपी लेकर जो व्यक्ति जिसको उसमें लाभ दिया गया था वो कोर्ट में चुनौती दे सकता है। ऐसे में सर मुसीबत खड़ी हो जाएगी, परेशानी खड़ी हो जाएगी और विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको विधि अनुसार आप उसको निरस्त करें। चूंकि आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाया, तो आप दूसरी वसीयत भी बेहतर होगा सर कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस में नई वसीयत रजिस्टर्ड करवा लें।
और उसमें जो पुरानी वसीयत है उसका पूरा क्रमांक वगैरह सब लिख के बता दें कि ये हमारे द्वारा की गई थी, उसको निरस्त कर दिया गया। ये सर थोड़ी सी सावधानी रखने वाली बात है। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं और कोई लिखित वसीयत आप नोटराइज भी करवा लेते हैं कि पुरानी वसीयत निरस्त कर दी गई है, तो ठीक है सर, आपकी घोषणा तो एक लिखित रूप में आ गई है, लेकिन एक विवादों से बचने के लिए और समस्याओं, आपके मरने के बाद वो समस्याएं पैदा ही ना हो, तो सबसे सर्वोत्तम और बेहतर ये रहेगा कि आप उसको विधि अनुसार उसको निरस्त आप करवा लें। क्योंकि वसीयत सर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और ये वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा होती है। कोई भी वसीयतकर्ता ये नहीं चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति को लेकर उसके बेटे बेटियों में और वारिसों में विवाद पैदा हो, क्योंकि वसीयत उसका करने का मकसद यही है कि मरने के बाद विवाद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन यदि वसीयत में कानूनी कमी के कारण ये विवाद और लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, तो उसका वसीयत करने का तो उद्देश्य विफल हो जाएगा। सर, उसने वसीयत तो लिखी ही इसलिए है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन उसको लेकर लड़ाई झगड़ा चालू हो गया खाली इस बात पे कि उसने उसको विधि अनुसार निरस्त नहीं किया। कानूनी में जो प्रावधान बताए गए धारा 70 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत उसने निरस्त नहीं किया, तो ऐसी दशा में सर वो वसीयत अदालत में मान्य नहीं की जाएगी और पुरानी वसीयत मान्य की जाएगी। जैसे कि बद्रीलाल सुरेश के मामले में जो समझौते के जरिए वसीयत को निरस्त करने की कोशिश की गई थी, और समझौते के पैरा क्रमांक 8 में लिख भी दिया गया था कि जो पूर्व में वसीयत जो है कि विधि हमने की थी वो निरस्त मानी जाएगी, और वसीयतकर्ता का अंगूठा भी लगा लिया था, लेकिन मुख्य पक्षकार नहीं माना था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस समझौते के आधार पर वसीयत को निरस्त नहीं माना। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है सर आप लोगों के सामने। और इसी केस से एक और आपके सामने उदाहरण सामने आता है कि नोटरीकृत वसीयत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्य किया गया था, और दूसरा धनीराम के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त कर दिया गया था। तो इसमें सर हमें दो बातें जो महत्वपूर्ण है हमारे काम की सीखने को मिली है कि नोटरीकृत वसीयत भारत में मान्य है और भारत के न्यायालयों में मान्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस लैंडमार्क जजमेंट के द्वारा इस बात को बताया है। और नोटरी वकील साहब ने, आप ध्यान से सुनिए, गौर करने वाली बात है कि नोटरी वकील साहब ने उनकी रजिस्ट्री की प्रविष्टि के बारे में कोर्ट में बयान भी दिए थे। मतलब ऐसी कंडीशन में नोटरी वकील साहब की जरूरत भी पड़ती है, उनको गवाह के रूप में बुलाया भी जाता है, तो उनके वो रजिस्टर को लेकर कोर्ट में जज साहब के सामने उपस्थित होते हैं और बयान में बताते हैं उसकी प्रमाणीकरण के संबंध में। क्योंकि वसीयत तो उन दो गवाहों से ही साबित की जाएगी सर, लेकिन नोटरी वकील साहब इस बात की गवाही देंगे कि उनके रजिस्टर में दस्तखत किए थे और ये वसीयत विधि अनुसार प्रमाणित की गई थी। तो नोटरीकृत वसीयत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है सर, और रजिस्टर्ड वसीयत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त भी कर दिया गया है। ये दोनों जजमेंट मैंने आपको बताए हैं, और इन दोनों जजमेंट पे ये एक ऐतिहासिक फैसले हैं सर, जो मिसाल कायम करते हैं, आने वाले समय में एक गाइडलाइन प्रदान करते हैं। यदि किसी वकील साहब के पास मुकदमा आता है तो वकील साहब इन जजमेंटों को कोर्ट में जज साहब के सामने प्रस्तुत भी करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि सर ये हमारे मामले इस प्रकार से संबंधित हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें इस प्रकार से फैसला दिया गया है, तो हमारे मामले को सर आप साबित माना जाए और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए। तो ये एक ऐतिहासिक फैसले जो मिसाल कायम करते हैं उन्हें लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है, ऐतिहासिक फैसले कहा जाता है। इस पर सर मैंने मेरे चैनल पर 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जो आप उसको देख सकते हैं, और वसीयत से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। और इसके बाद सर मेरे चैनल पर मैंने नोटरी से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किए हैं। और उम्मीद है सर कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरी वीडियो से आप लोगों की समस्या का भी समाधान हो गया होगा। क्योंकि ये एक अक्सर हम लोगों के मन में सवाल पैदा हो जाता है कि भाई वसीयत कर दी, नोटरी कर दी, तो क्या अदालत में मान्य होगी। आपको एक बात और बता दो सर कि नोटरी एक्ट 1952 में कुल 1 लगाए 16 धाराएं हैं। उसकी धारा 8 में ये बताया गया है कि नोटरी वकील साहब के कार्य क्या हैं। उसमें लिखितों के सत्यापन के बारे में भी बताया गया है। तो एक वसीयत जो एक लिखित दस्तावेज है उसको प्रमाणित नोटरी वकील साहब के द्वारा किया जा सकता है। दूसरी इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो इस बात को प्रबल और पुष्ट करती है कि भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री 2 दस्तावेजों के बारे में बताया गया है। टेस्टेमेंट्री दस्तावेजों में वसीयत आती है जिसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यही वो कारण है कि नोटरी वकील साहब उसकी नोटरी कर सकते हैं। क्योंकि यदि इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत इसका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाता तो नोटरी वकील साहब का वसीयत को प्रमाणित करने का अधिकार समाप्त हो जाता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को हम ले लेते हैं कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत उसका रजिस्टर्ड किया जाना कंपलसरी है। यदि उसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया
तो क्रेता को किसी भी प्रकार से मालिकाना हक प्राप्त नहीं होंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है। अब यदि उस विक्रय विलेख की नोटरी करवाकर कोई व्यक्ति अपने घर पर रख लेता है और ये वो मानता है कि वो इससे मालिक हो गया, तो वो इससे कोई कानूनी मालिकाना हक उसको प्राप्त नहीं होगा और नोटरी वकील साहब के द्वारा ऐसे दस्तावेजों की नोटरी भी नहीं की जाएगी। अभी हाल ही में विवाह और विवाह से संबंधित दस्तावेजों का भी निष्पादन नोटरी वकील साहब के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में हाई कोर्ट जज साहब, रुसिया जज साहब के द्वारा भी फैसले पारित किए गए हैं, जिसपे मैंने मेरे चैनल पर तकरीबन 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने पूरे हाई कोर्ट जज साहब के फैसले का पूरा डिटेल विवरण दिया है कि किस प्रकार से जो है कि विवाह और विवाह से संबंधित दस्तावेजों को नोटरी वकील साहब के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाएगा। इससे रोक दिया गया है सर। स्पष्ट निर्देश दे दिए गए न्यायालय के द्वारा कि विवाह और विवाह से संबंधित दस्तावेजों का नोटरी वकील साहब के द्वारा निष्पादन नहीं किया जाएगा। इसमें जजमेंट भी है जो मैंने मेरे उन फैसलों में मेरे उन वीडियो में अपलोड किए हैं, जो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के हवाले के साथ इसको बताया है कि कैसे विवाह और विवाह से संबंधित दस्तावेजों का निष्पादन नोटरी वकील के द्वारा नहीं किया जाएगा, और यदि किया जाता है तो उसमें आगे क्या विधि विरुद्ध माना जाएगा, किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार से भी मैंने पूरी डिटेल के बारे में बताया। क्योंकि हमारा टाइटल है सर कि नोटरी एडवोकेट से रिलेटेड भी है, एक आम पब्लिक से भी रिलेटेड है। हर व्यक्ति के मन में, एक आम व्यक्ति के मन में भी ये सवाल होता है जब वो वसीयत के बारे में सोचता है, क्या मैंने नोटरी वकील साहब से करवा ली तो ये कानूनी रूप से मान्य होगी भी कि नहीं। बिल्कुल होगी सर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मान्यता दी है। बद्रीलाल विरुद्ध श्वेत 2021 28 अक्टूबर 2021 के फैसले में उस वसीयत को माना है और उसी के आधार पर डिसीजन भी दिया है। दूसरा, धनीराम के केस में पंजीकृत वसीयत को विधि विरुद्ध माना है और डिसीजन दिया है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि वसीयत का मुख्य रूप से कानूनी रूप से लिखा जाना आवश्यक है, कानूनी प्रावधानों के तहत लिखा जाना आवश्यक है। वसीयतकर्ता को किसी भी प्रकार से डराया नहीं गया हो, धमकाया नहीं गया हो, ब्लैकमेल नहीं किया गया हो, या उससे धोखे से दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करवा लिए गए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि नामांतरण के कागज में दस्तखत करते हैं, धोखा देकर वसीयत पर दस्तखत करवा लेते हैं, डरा धमका कर दस्तखत करवा लेते हैं, ब्लैकमेल करके दस्तखत करवा लेते हैं। तो ऐसी वसीयत को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और विधि अनुसार कोर्ट उस पर जांच करने के बाद ऐसी वसीयत को निरस्त कर सकती है, चाहे वो वसीयत हस्तलिखित हो, नोटरीकृत हो या पंजीकृत हो, होलोग्राफिक हो, कोई से भी हो सर। तो इस प्रकार से सर ये चीज हमारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। और मेरा जो आज का टाइटल था, क्या नोटरीकृत वसीयत अदालत में मान्य है, उससे रिलेटेड मैंने आपको संपूर्ण कानूनी जानकारी कानून के तहत और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर दे दी है। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।